तो हम आप देखें कि आज जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तक, तो इसका वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। स्रोत आयरलैंड का संविधान है और इसके द्वारा हमारे संविधान में जो संविधान निर्माताओं ने सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का सपना बुना है और ये उद्देश्य रखा है कि जो हमारा देश है वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा अगर ये नीति निर्देशक तथ्यों का क्रियान्वयन ईमानदारी से नीति निर्माताओं के द्वारा अगर इन्हें कर दिया जाता है। अब हम आप ये देखें कि आफ्टर ऑल इसका अर्थ क्या है। सामान्यतया डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं, वे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा जो हमारी कार्यपालिका है और विधायिका है, यानी संसद हमारी और जो हमारा मंत्रिमंडल है और इसके अलावा जो प्रशासक हैं, जब वो भावी नीतियों का निर्माण करेंगे और क्रियान्वयन करेंगे तो उनके लिए ये एक प्रकार के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि ये वे तत्व हैं। एक प्रकार से अगर हम ये कहें तो ये एक प्रकार के मौलिक अधिकार भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को हम मौलिक अधिकारों में शामिल कर सकते थे, लेकिन एट दैट टाइम भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने भविष्य के नीति नियंताओं पर ये काम छोड़ दिया कि जब जब वो जनता के लिए नीतियां बनाएंगे तो उन नीतियों में जो है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को शामिल करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका अध्ययन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को अगर व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से अगर हम अध्ययन करना चाहें तो हम मोटे मोटे 4 भागों में इनका डिवीजन कर देते हैं। तो पहले आप देखें कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो अध्याय है अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी प्रवृत्ति और जिनकी प्रकृति जो है वो समाजवादी है, यानी सोशलिस्टिक पैटर्न पर वो आधारित है। इसमें आप देखें राज्य जो है कि नीति समानता पर आधारित होगी। इसको लेकर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 आ और गा, इसमें यह हुआ कि राज्य जब जब नीतियां बनाए तो ये प्रयास करे कि समानता का अधिक से अधिक प्रसार हो, यानी निर्धन और अमीरों के बीच बहुत बड़ी खाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखें जीविका के पर्याप्त साधन राज्य सृजित करेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 39 का में किया गया। रोटी, कपड़ा और मकान ये समानता के मानक होते हैं, तो इन दैट केस आप देखें ये समाजवादी तत्व है। नेक्स्ट पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 39 घ में यानी 39D में किया गया है। समान और निःशुल्क न्याय प्रदान किया जाएगा, ये 39 का में इसका वर्णन किया है। और काम पाने का अधिकार जिसे हमें मौलिक अधिकारों में रखना था, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि देश की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, इसलिए काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में रखा गया। और काम की दशाएं उपयुक्त हो, है ना। पता ये लगा जैसे 8 आवर्स काम के घंटे होने चाहिए। अब पता लगा पहले हम देखते थे कि बाकायदे जब पूंजीवादी पैटर्न पर राज्य चलते थे और आज भी उस तरह से चल रहे हैं। हमारी सरकार भी कह रही है हम छुट्टियां कम कर दें, काम के घंटे बढ़ा देंगे। तो इट मीन्स ये है कि हम व्यक्तिवादी या उदारवादी पैटर्न पर चले जा रहे हैं। तो यहाँ आप देखें कि ये समाजवाद के मायने ये है कि हम कर्मचारियों मजदूरों के लिए काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए और उपयुक्त दशाएं जहाँ वो काम कर रहे हैं, जैसे सपोज सर के ऊपर पंखा नहीं लगा है, जैसे नॉट फेयर, और ये सीधा सीधा अनुच्छेद 42 का जो है वायलेशन है ना। तो जहाँ जो काम कर रहा है उसके लिए काम की दशाएं उपयुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखें बहुत सारे जो तत्व हैं, चूंकि गांधी वाज द मैन पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आप देखें इनसे बहुत सारी प्रेरणाएं हमारे संविधान में ली गई हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में गांधी जी का सपना था कि न्याय का एक सबसे अच्छा जो मॉडल है वो पंचायती राज व्यवस्था है। वो चाहते थे कि हमारे गांव के लोग अदालतों के बेवजह चक्कर ना काटें, है ना। तो उन्होंने ये निर्धारित किया था कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था जो कि प्राचीन भारत में विद्यमान थी और न्याय पंचायत इत्यादि इनको पुनर्जीवित किया जाए। तो इसका बाकायदे उपबंध, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 40 में की गई। नेक्स्ट अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, है ना, हस्तशिल्प वगैरह इनको बढ़ावा देने के लिए जो है कहा गया है कि राज्य जब जब नीतियां बनाए तो ये देखे कि कुटीर उद्योगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनको कुछ लाभांश देना चाहिए, आदि आदि व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 45 में बाकायदे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अभी हम आप देखते हैं 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A में प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है। तो इस तरह आप देखें अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 47 में गांधी जी का मानना था कि ये जो मद्यपान है इसे रुकना चाहिए, लेकिन वो बात अलग है कि नीति निर्देशक तथ्यों, ये बात हमें याद रखनी है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में जो बड़ा अंतर है कि इनके पीछे न्यायपालिका की शक्ति नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। इनके क्रियान्वयन के लिए हम न्यायपालिका की शरण में नहीं है। जैसे हम कहें कि ये अनुच्छेद 47 में तो शराबबंदी की बात कही है, लेकिन राज्य तो ठेके खोल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायपालिका आपकी नहीं सुनेगी। अब ये केवल हमारे नीति निर्माताओं पर और खास करके नीतियों के क्रियान्वयन करने वाले जो कार्यपालिका है उसको ये देखना है कि इसे कम किया जाए। नेक्स्ट आप देखें अनुच्छेद 48 में ये कहा गया कि कृषि और पशुपालन ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो ऐसी कंडीशन में इनको प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। आप देखिए कृषि के लिए तमाम तरह की सब्सिडी, है ना, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दे रहे हैं और पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखें अनुच्छेद 46 में SC और ST वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अब आप देखें कुछ भारतीय संविधान में भाग 4 में उदारवादी तत्व नीति निर्देशक तथ्यों में है, जिसमें अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल संहिता की बात करता है। इसमें कहा गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा कि जब कार्यपालिका को और विधायिका को ऐसा लगे कि देश में एक अनुकूल वातावरण है विविध धर्म के लोगों के बीच में, तो ऐसे में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता लागू करे। ये समान सिविल संहिता क्या होगी? जिसमें हिंदू कोड बिल, मुस्लिम कोड बिल, ये सारे कोड बिल एक जैसे हो जाएंगे। धन संपत्ति का बंटवारा, शादी विवाह, ये सब जो है समान सिविल संहिता के अंतर्गत एक नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा और उस आधार पर होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इसके फेवर में अभी तक पूरी तरह से अनुकूल माहौल नहीं बन पाया। नेक्स्ट आप देखें अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण और वन्य जीवों की कैसे रक्षा की जाए, इसके लिए भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ईमानदारी से प्रयास करेंगी, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जंगलों की निर्बाध रूप से कटाई हो रही है और आप देखें पर्यावरण हमारा असुरक्षित हो रहा है। यहाँ कहा जा रहा है 25% हमारा वन भूमि है, लेकिन रियलिटी ये है कि 15 से 16% भी वन यानी वनों का जो रेशियो है, जो क्षेत्रफल है वो विद्यमान नहीं है। बड़ी तेजी से जंगल कट रहे हैं और उनके स्थान पर जंगल रोपे नहीं जा रहे हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी की जो तापीय वृद्धि है वो भारत में भी आप देख रहे हैं तापमान 47 से 48, 49 तक पहुंच जा रहा है, जो कि खतरे की घंटी है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 48 का में ये प्रावधान किया। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात कही गई, चूंकि संविधान निर्माताओं का मानना था कि अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका में आपस में मिली भगत हो गई तो इन दैट केस न्याय प्रभावित हो सकता है ना।
तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखे जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अब एक तत्व ऐसा है जो हमारी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीयतावाद को पुष्ट करता है। तो इसमें आप देखें कि अनुच्छेद 51 में, जो कि हमारी विदेश नीति का आधार स्तंभ है, जिसके आधार पर गुटनिरपेक्षता, पंचशील आदि सिद्धांतों को बनाया गया था, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द बढ़ाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेगा, और वो हम करते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति इसी अनुच्छेद 51 पर ही आधारित है, जिसमें हम दुनिया का जो तृतीय विश्व है ना, विकासशील राष्ट्रों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए पंडित नेहरू के ज़माने में, और आप देखें क्रमशः हमने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकी उपादेयता क्या है, नीति निर्देशक तत्वों की, और साथ ही साथ ये कहाँ तक फलीभूत हुए हैं, कहाँ तक इनका क्रियान्वयन किया गया है, साथ ही साथ इनके आलोचना का जो पक्ष है उस पर भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे।